जब अक्टूबर 2011 में सीएनबीसी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में वॉरेन बफे ने ये अनाउंस किया कि बर्कशायर हैथवे आईबीएम को खरीद रही है, तो बर्कशायर के बहुत से शेयर होल्डर्स उलझन में पड़ गए होंगे। आखिरकार यही वो व्यक्ति है जिसने बार बार ये कबूल किया था कि उसे टेक्नोलॉजी कंपनीज को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बफे ने एक बार कहा था कि मैं अपना सारा टाइम अगले साल की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने में बिता दूंगा और फिर उस बिजनेस को एनालाइज करने में मैं अमेरिका का 100,000 यहाँ तक कि 10,000 भी स्मार्ट आदमी नहीं बनूंगा। तो इस वीडियो में हम आईबीएम की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, द वॉरेन बफे वे बुक पर ये 16वां वीडियो है और अगर आपने पहले वाली 15 वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज को खरीदने से बफे इसलिए नहीं रुके थे कि वे इन कंपनीज को ठीक से समझ नहीं पाते थे, बल्कि वो उन्हें अच्छे से समझते थे। जो चीज उन्हें हमेशा परेशान करती थी वो थी उन कंपनीज का फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेडिक्शन करना। इस इंडस्ट्री में कांस्टेंट डिस्ट्रप्शन और इनोवेशन ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की लाइफ को बहुत कम कर दिया है। लेकिन 2011 यानी कि 2011 के अंत तक बर्कशायर हैथवे ने आईबीएम के 6.9 करोड़ शेयर खरीद लिए थे, जो कि कंपनी के लगभग 5.4% थे। ये 1080 करोड़ डॉलर की बोल्ड डील थी। साथ ही बफे द्वारा की गई इंडिविजुअल स्टॉक की अब तक की सबसे बड़ी खरीद थी। बफे कहते हैं कि लगभग सभी बिजनेस ऑब्जर्वर्स को पता है कि सीईओ लू गर्सनर और सैम पाल्मिसानो ने 20 साल पहले आईबीएम को लगभग दिवालियापन से हटाकर आज की एक्सीलेंट कंपनी बनाने में एक बेहतरीन काम किया है। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि 20 साल पहले 100 साल पुरानी कंपनी आईबीएम लगभग टूटने वाली थी। 1992 में कंपनी ने 500 करोड़ डॉलर गंवा दिए थे। ये किसी भी अमेरिकन कंपनी द्वारा एक साल में गंवाया जाने वाला सबसे ज्यादा पैसा था। 1993 में लू गर्सनर ने कंपनी की कमान संभाली। अपनी बुक हु सेज एलिफेंट्स कांट डांस में गर्सनर ने अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया है, जिन्हें उन्होंने आईबीएम में अपनाया था, जिसमें लो मार्जिन वाली हार्डवेयर टेक्नोलॉजी असेट्स को बेचना, साथ ही सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर की ओर अधिक जाना शामिल है। बाद में 2002 में सैम पाल्मिसानो सीईओ बने। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस को बेच दिया और अपने बिजनेस को सर्विसेज सेक्टर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर पर फोकस किया। बफे आगे कहते हैं, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उतना ही बेहतरीन था। मैं ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी के बारे में नहीं सोच सकता जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना बेहतर हो। ये ऐसा स्किल था जिसने आईबीएम के शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को बहुत बढ़ा दिया था। कंपनी ने अपने डेब्ट का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया है, कैश के लिए वैल्यू एडिंग एक्विजिशंस की और अपने ही स्टॉक को एग्रेसिवली बाय बैक किया। 1993 में आईबीएम के 2.3 बिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग शेयर से मतलब उन सभी शेयर से है जो कंपनी ने जारी किए हुए हैं, किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे शेयरों के साथ ही प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स, रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स एक्सेट्रा, इन सभी शेयर को आउटस्टैंडिंग शेयर कहा जाता है। इनमें वो शेयर शामिल नहीं होते जिन्हें कंपनी बाय बैक करती है। 10 साल बाद जब लू गर्सनर रिटायर हुए और पाल्मिसानो सीईओ बने, तब कंपनी के 1.7 बिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग थे। इन 10 सालों में गर्सनर ने 26% आउटस्टैंडिंग शेयर को बाय बैक किया और डिविडेंड को 136% तक बढ़ाया। लू गर्सनर के बाद सैम पाल्मिसानो जब सीईओ बने तो उन्होंने भी गर्सनर से सबक सीखा। अपने 10 साल के पीरियड में आईबीएम के आउटस्टैंडिंग शेयर्स को 170 करोड़ से 110 करोड़ तक कम कर दिया, मतलब कि 36% की कमी। लू गर्सनर और सैम पाल्मिसानो दोनों ने मिलकर आधे से ज्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर्स को बाय बैक किया। और जैसे कि ये काफी नहीं था, सैम पाल्मिसानो ने अपने 10 साल के टेन्योर में डिविडेंड को $0.59 से बढ़ाकर $3.30 कर दिया, मतलब कि 460% की बढ़त हुई। 4 प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनीज आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और सिस्को में से केवल एक ही कंपनी ने अपने शेयर्स की कीमत को 1999 के टेक बबल ऊपर जाते हुए देखा है, और वो थी आईबीएम। 1999 के अंत में आईबीएम $112 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रही थी और 2012 के अंत में $191 प्रति शेयर पर। इसकी तुलना करें तो सिस्को $54 से $19, इंटेल $42 से $20 और माइक्रोसॉफ्ट $52 से $27। ऐसा नहीं था कि आईबीएम ने कंपनी को दूसरों से अधिक तेजी से डेवलप किया, बल्कि इसकी शेयर्स की कीमत बढ़ी क्योंकि इसने पर शेयर वैल्यू को तेजी से बढ़ाया।
1999 और 2012 के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने 19% शेयर्स को बायबैक किया और इंटेल और सिस्को ने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को 23% कम किया, लेकिन आईबीएम ने अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स 36% कम किए। बफे की वो धारणा याद है कि उनके किसी कंपनी में शेयर खरीदने की शुरुआत करने के बाद वे चाहते हैं कि शेयर बाजार उसको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा शेयर कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से ग्रस्त है। ऐसे सिचुएशन में किसी स्टॉक के बाजार में लंबे टाइम तक के लिए खराब प्रदर्शन की कामना करना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर कोई सच्चा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऐसी सोच रियल में रैशनल है। बफे हमें इसका कारण बताते हैं। अगर आईबीएम की पर शेयर प्राइस $200 है तो कंपनी अपने $5,000 करोड़ में 25 करोड़ शेयर बायबैक करेगी। इसके परिणाम स्वरूप 91 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे और हम कंपनी के लगभग 7% हिस्से के मालिक होंगे। अगर उन 5 सालों की पीरियड में शेयर की कीमत औसतन $300 होगी तो आईबीएम केवल 16.7 करोड़ शेयर का ही एक्वायर कर पाएगी, जिससे 5 सालों के बाद 99 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे, जिनमें से हम केवल 6.5% के मालिक होंगे। बर्कशायर के लिए ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर की कम कीमत से बर्कशायर ने अपने हिस्से की कमाई $10 करोड़ बढ़ाई, जिसका मतलब है कि 5 साल में वैल्यू में $150 करोड़ की बढ़त होगी। अब बात करते हैं वॉरेन बफे की उन टेनेट की जिन्हें वो हर इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। नंबर 1, फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। बफे ने एक्सेप्ट किया कि वो आईबीएम की तरफ देर से आए। 1988 में कोका कोला और 2006 में बर्लिंगटन नॉर्दर्न सांता फे की तरह 2011 में आईबीएम के 100 साल पूरे होने पर आई एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे थे। अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थ्योरो का हवाला देते हुए बफे कहते हैं, आपको क्या दिखाई देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या देखते हैं। आईटी सर्विसेज टेक्नोलॉजी सेक्टर की डायनामिक और ग्लोबल इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में आईबीएम से बड़ा कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी $8,000 करोड़ से अधिक का बाजार है, जिसमें बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम सर्विसेज आती हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कंसल्टिंग। नंबर 2, सिस्टम इंटीग्रेशन। नंबर 3, आईटी आउटसोर्सिंग। नंबर 4, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन चारों में से पहले दोनों मिलकर आईबीएम की इनकम में 52% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। 32% की इनकम आईटी आउटसोर्सिंग से होती है और 16% बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से होती है। कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन में आईबीएम नंबर 1 ग्लोबल प्रोवाइडर है, जो दूसरे नंबर के कॉम्पिटिटर एक्सेंचर से 38% बड़ा है। नंबर 2, प्रॉफिट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी $1 प्रीमाइस। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी से कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत लू गर्सनर ने की थी और सैम पाल्मिसानो ने इसे आगे बढ़ाते हुए आईबीएम को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के एक लो मार्जिन वाले भाग को बदलकर हाई मार्जिन वाला बना दिया। आईबीएम ने कंसल्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और आईटी आउटसोर्सिंग को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। जब लू गर्सनर 1994 में कंपनी के सीईओ बने तो आईबीएम की रिटर्न ऑन इक्विटी 14% थी और जब 2002 में वो रिटायर हुए तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़कर 35% हो चुकी थी। उनके बाद के सीईओ पाल्मिसानो ने इसे आगे जारी रखते हुए रिटर्न ऑन इक्विटी को और बढ़ाया। 2012 में जब वो रिटायर हुए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 62% तक पहुंच चुकी थी। 2002 से 2012 तक इन 10 सालों में आईबीएम ने शेयर धारकों के लिए $10,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। इससे शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में $2,000 करोड़ दिए, जिसके पास कंपनी को चलाने के लिए $8,800 करोड़ बचे, जिसमें कैपिटल री इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशंस और शेयर बायबैक शामिल है। इसी पीरियड में आईबीएम की मार्केट कैपिटलाइजेशन ने $8,000 करोड़ कमाए। वैसे ये वो सिचुएशन नहीं थी जो बफे अपनी कंपनीज में देखना पसंद करेंगे, लेकिन ये देखते हुए कि 2001 से 2011 तक का बीच का टाइम टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए बहुत बुरा था, ये रेस्पेक्टेबल था। नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू। 2010 में आईबीएम ने शेयर धारकों के लिए $1,480 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। उस ईयर कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में $420 करोड़ खर्च किए और 480 यानी कि $480 करोड़ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्जेस में समायोजित किए। इसके कारण कंपनी की ओनर अर्निंग्स $1,540 करोड़ तक पहुंच गई। ऐसा और कौन सा बिजनेस है जो $1,540 करोड़ का कैश जनरेट करे? आईबीएम की खरीद कई मायनों में बफे द्वारा की गई कोका कोला कंपनी की खरीद की याद दिलाती है। उस टाइम बहुत सारे एनालिस्ट उलझन में थे। बफे ने आईबीएम को ऑल टाइम हाई पर लिया था। बहुतों का मानना था कि कोका कोला की तरह आईबीएम भी उबाऊ, स्लोली चलने वाली कंपनी है जिसके अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं। जब बफे ने कोका कोला को खरीदा था तो इसकी प्राइस 15 टाइम अर्निंग और 12 टाइम कैश फ्लो के बराबर थी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कोका कोला के शेयर अपनी फेयर वैल्यू से सिग्निफिकेशन डिस्काउंट पर मिल रहे थे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन आईबीएम के साथ भी थी। तो दोस्तों, हमने ये भी जान लिया है कि कंपनी की सक्सेस में
फाइनेंशियल मैनेजमेंट दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। वैसे हम सभी के लिए एक अच्छी बात यह है कि IBM के प्रेजेंट CEO एक भारतीय हैं, जिनका नाम अरविंद कृष्णा है। अप्रैल 2020 में ही उन्होंने कंपनी के CEO की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक बाय कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये कि ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा ऐप स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।